जी होमवर्क वाला सवाल पहले डिस्कस कर लें। पेज नंबर कंसोलिडेशन की तरह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बे जीम दाल। एडजस्टमेंट नंबर डी कर लें पहले। डी ये वाला था होमवर्क। अच्छा जी खामोश हो। पॉइंट नंबर डी फिर देखो आपस के रिसीवेबल पेएबल। इस एडजस्टमेंट को ना बड़ी आसान होती है, तसल्ली से समझा करें। और ये किसी दिन आना किसी दिन ना, ये फिर सीए में तो पता नहीं है, आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी करें अपने फ्यूचर के साथ। शुक्रिया हाइब्रिड में लेट आने पे, रियली वेलकम। आपस के रिसीवेबल एंड पेएबल, ये ना फिक्रा आज कल पता है क्या लिखा हुआ था? कल फिक्रा यहां से शुरू हो रहा था, डेटर ऑफ एस इंक्लूड, एस के डेटर में शामिल है। तो हम गए थे, हमने उंगली रखी थी एस के डेटर में शामिल है, इस तरह कल हमने पढ़ा था। आज किसी और तरह लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं, हो सकता है उसी तरह लिखा हो। बिल्कुल उसी तरह लिखा हुआ है? नहीं, रिसीवेबल फ्रॉम पी एज पर बुक्स ऑफ एस। आज फिक्रा थोड़ा सा दूसरा लिखा हुआ है। तो बुक्स ऑफ एस पहले मैं ढूंढूंगा, पहले मैं बुक्स ऑफ एस ढूंढूंगा। ये हैं जी बुक्स ऑफ एस, रिसीवेबल फ्रॉम पी एज पर बुक्स ऑफ एस। पी से लेने हैं, रिसीवेबल फ्रॉम पी एज पर बुक्स ऑफ एस। कितने लोगों ने घर में ऐसे डायग्राम बनाई थी? ये 1000 किया था। अब इसको बोलें रिसीवेबल फ्रॉम पी, बोलें रिसीवेबल फ्रॉम पी एज पर बुक्स ऑफ एस। मुझे एस की बुक्स चाहिए। नेक्स्ट, किसकी बुक्स? पी की। पेबल टू एस कितना? पेबल्स तो इधर पड़े हैं ना। तो अब रिसीवेबल क्रेडिट 1000, यहां से माइनस करना है 1000, पेबल डेबिट 800, और कैश में जाके आपने इन ट्रांजिट डाल देना है। इस एडजस्टमेंट को पोस्ट कैसे करना है? -1000 -800 और जमा कैश इन ट्रांजिट है ही नहीं, जमा कैश जमा 200, इस तरह इसको पोस्ट करना। चेक इन ट्रांजिट कर दें, बैंक कर दें। अच्छा वो क्या कहते हैं, पी मेड अ पेमेंट ऑफ 200 ऑन साल का आखिरी दिन by issuing a check. However, check was received by subsidiary on 2 जनवरी। एस क्या कह रहे हैं, मैंने कितने लेने हैं? तो पैसे फिर भेजे किसने होंगे? 3 है। तो थोड़ा सा ना जरा सोच के तसल्ली से चला करें। बुक्स ऑफ एस में क्या नजर आ रहा है? एस ने लेने हैं, तो फिर भेज कौन रहा होगा? वक्तन फवक्तन पैसे, साथ साथ कभी कभी पैसे कौन, इसलिए उसने लिखा था पी मेड अ पेमेंट ऑफ 200। बड़ी फोकस करके अगली बात सुननी है। पी ने 200 की पेमेंट कर दी, तो आप देख रहे हैं पी की किताबों में लाइबिलिटीज काफी कम हो गई हैं, क्योंकि इसने पेमेंट कर दी है ना। पी मेड अ, एक और एंगल से सोचवा रहा हूं जिससे कल नहीं सोचाया था। पी मेड अ पेमेंट ऑफ 200, पी ने 200 की पेमेंट कर दी है, तो पेमेंट करने वाला लाइबिलिटी को क्या कर लेगा? इसकी किताबों में लाइबिलिटी काफी कम नजर आ रही है, क्योंकि इसने तो लाइबिलिटी पे कर दी लेकिन अगले ने रिसीवेबल रिसीव नहीं किया। तो पी ने पेमेंट कर दी है 200 की, हाउएवर एस को नहीं मिला। अगर एस को चेक नहीं मिला तो एस के रिसीवेबल ज्यादा आने चाहिए। गुड। अगर एस को चेक नहीं मिला तो एस के रिसीवेबल ज्यादा आने चाहिए, और अगर पी ने चेक भेज दिया है तो पी की लाइबिलिटीज। बिल्कुल तसल्ली से एडजस्टमेंट को सोचना होता है आपने, बिल्कुल तसल्ली से एडजस्टमेंट को सोचना होता है।
तो शोहर ने बीवी को पेमेंट कर दी है, बच्चा रास्ते में है। शोहर ने बीवी को पेमेंट कर दी है, बच्चा रास्ते में है। शोहर ने पेमेंट कर दी है 200 की, लेकिन अभी तक बीवी तक वो पेमेंट नहीं। वो चीख चीख के कह रही है मैंने 1000 लेने हैं, ये चीख चीख के कह रहे हैं नहीं मैंने कितने देने हैं 800। और आमतौर पे इसी तरह हुआ करेगा, रिसीवेबल वाले का रिसीवेबल ज्यादा हुआ करेगा, उसे रिसीव नहीं हुआ होगा ना, और पेएबल वाले का पेएबल कम हुआ करेगा। चलिए बहरहाल इसको हम डिस्कस एंट्री करा दें, साइड ऑफ एनीथिंग कि एंट्री करा दें। रिसीवेबल वालों के बुक्स में रिसीवेबल कितने हैं 1000, और पेएबल वालों की बुक्स में पेएबल कितने हैं। ये रिसीवेबल पेएबल रिकॉर्ड करने हैं या खत्म करने हैं। इस तरह की एडजस्टमेंट हमने लोन रिसीवेबल लोन पेएबल की हुई है कि एक की किताबों में लोन रिसीवेबल क्रेडिट करते थे, दूसरी किताबों में लोन पेएबल डेबिट करते थे। और बैलेंसिंग कैश इन ट्रांजिट। तो लेने वाले ने कितने लेने हैं और देने वाले ने कितने देने हैं 800। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जी कौन सा पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट, पीपी ऑफ एस, ये वाला। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एस हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो फिर ये अर्निंग नहीं है, ये रिटेन्ड लॉस है। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन जब हमने सब्सिडी को खरीदा था तो इसकी अर्निंग नहीं थी, बल्कि इसका क्या था, लॉस था। तो इसका मतलब है जब हमने इसको खरीदा था ये -6 पे था, अब ये 32 पे पहुंच गया है। तो इट मींस कि इसने +6 + 32 38 की ग्रोथ शो की है। तो उसके लिए फिर मैंने कहा था कि प्री आप इधर ना लिखें, प्री इधर लिख लें ताकि पोस्ट 38 आ जाए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में अगर हम बनाएं 2010 की, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग आती है, फाइनल डिविडेंड आता है 2009 का, ये FR1 IS 8, और इंटरिम डिविडेंड आता है 2010 का, और प्रॉफिट आता है हमारे साल का, और ये आ जाती है क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग। तो 2010 की अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाऊं तो इसमें 2009 का फाइनल डिविडेंड आता है और 2010 का इंटरिम डिविडेंड आता है। असल में 2010 के प्रॉफिट्स 2009 के प्रॉफिट 2010 में फाइनल होते हैं, इसलिए वो 2010 में बांटे जाते हैं। और अगर हमारे पास 2010 में खुद ही अच्छे प्रॉफिट आ जाएं और हम साल खत्म होने का वेट ना करें तो फिर हम 2010 के कुछ प्रॉफिट्स 2010 में भी बांट सकते हैं। बट जब 2011 आएगा तो 2011 का साल जब आएगा तो 2011 का साल जब आएगा तो उसमें 2010 के प्रॉफिट्स फाइनल हो रहे होंगे और इंटरिम 2011 के आ रहे होंगे। तो ये बना लें अगर किसी को भूला हुआ है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी का फॉर्मेट है। 2010 की स्टेटमेंट चेंज इक्विटी ऐसे बनती है। ठीक है, गुड। मोबाइल यूज कर लें, तस्वीर खींचनी है, ओके मैंने समझा, मादरत। हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें जो कल आए थे, हाथ खड़ा करें, साथ वाले को थोड़ा सा गुस्से से देखें जो नहीं आया था, जिसने हाथ नहीं खड़ा किया उसे गुस्से से देखें। जी जी बिल्कुल। एक्विजिशन डेट के ऊपर सब्सिडरी के जो भी एसेट्स हैं उनको बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू के डिफरेंस से गुजारेंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस बुक करेंगे इन वर्किंग वन। इंपेयरमेंट भी कभी आएगी, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। ओके, द फॉलोइंग इज अ समराइज्ड बैलेंस शीट दैट पर्टेन्स टू अल्फा लिमिटेड एंड सब्सिडियरी डेल्टा लिमिटेड। पीपी आ रहा है,
इन्वेस्टमेंट सारी हैं 2 मिलियन शेयर्स ऑफ डीएल। $250 मिलियन को अगर हम ₹100 पे डिवाइड करेंगे, एस हैज टोटल 2.5 मिलियन शेयर्स। एस के टोटल 2.5 मिलियन शेयर्स हैं, जिसमें से 2 मिलियन हमने खरीदे हुए हैं, 0.5 मिलियन इमरान खान ने खरीदे हुए हैं। 80%। ओके नेक्स्ट, ये हो गया हमने सब्सिडरी को कितने में बाय किया, और आज तो वाज़े लिखा हुआ है ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है। एस एस टोटल 2.5 मिलियन शेयर्स। नेक्स्ट, भाई कल 9 बजे तक लैब खुली हुई थी मोहतरम, ग्लासेस वाले भाई। अच्छा नेक्स्ट, बाकी तो ये जो एसेट साइड पे आ रहा होता है ना, इसको लोन रिसीवेबल लिख लिया करें। एसेट साइड पे आ रहा होता है, इसको लोन रिसीवेबल लिख लिया करें। लोन गिवन टू सब्सिडरी, बीवी को लोन दिया 30 मिलियन का। इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग लॉन्ग टर्म लोन, इधर भी 30 रुपए का आ रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा बस। करंट लाइबिलिटीज आ रही हैं 390 की। पेरेंट ने एक्वायर किया है जी, ये एक होता है लोन रिसीवेबल लोन पेएबल कैंसिल करना, एक होता है आपस के डेटर क्रेडिटर कैंसिल करना। इन दोनों एडजस्टमेंट्स की थीम तो सेम है, कोई ऐसा मसला नहीं। उधर भी कैश इन ट्रांजिट होता है और इधर भी आने वाले दिनों में कैश इन ट्रांजिट आएगा, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम थीम पे एडजस्टमेंट्स हैं। लोन रिसीवेबल लोन पेएबल हो या इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट, वो सॉरी डेटर क्रेडिटर आपस के। एल एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन डीएल एट साल का पहला दिन। प्रॉफिट अर्न बाय डीएल फॉर द ईयर इज 85 मिलियन। प्रॉफिट अर्नड इज 85 मिलियन। डीएल पेड अ फाइनल डिविडेंड फॉर 13 इन अगस्त 13। अगस्त 13 में हमारा साल शुरू हो चुका है, क्योंकि यकम जुलाई 13 से हमारा साल शुरू हो चुका है। तो ये इधर मैं ऐसे रफ में वर्किंग नहीं कर रहा, इंशाल्लाह अभी मेन वर्किंग आपको करके दिखाऊंगा। तो ये आरी प्री आरी मिसिंग है, तो प्री आरी इंशाल्लाह भी हम निकालेंगे। तो प्री आरी हम निकालेंगे, ये डेटा इसलिए दिया हुआ है। एल वैल्यूज एनसीआई एक्विजिशन रेट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पर शेयर नहीं दी, टोटल दे दी है एनसीआई की फेयर वैल्यू। 31 मार्च 14 एल सोल्ड सर्टन इक्विपमेंट टू डीएल, ये तो पहली दफा एडजस्टमेंट आई है। फिक्स्ड एसेट बेचे जा रहे हैं, पेरेंट सब्सिडरी को फिक्स्ड एसेट बेच रहे हैं साल खत्म होने से 3 महीने पहले, तो फिर 3 महीने के डेप्रिसिएशन का भी कुछ चक्कर होगा और आपस के गेन लॉस का भी कुछ चक्कर होगा। ये सरप्लस नहीं है, सरप्लस होता है सब्सिडरी के एसेट्स को एक्विजिशन डेट के ऊपर रिवैल्यू किया जाता है। ये तो डिस्पोजल है, पीटीसीएल ने यूफोन को कोई इक्विपमेंट बेच दी है, पीटीसीएल के पास इक्विपमेंट पड़ा हुआ था, उसने यूफोन को बेच दिया। जैसे शोहर बीवी को कोई चीज़ बेच दे, डेट इज टाइप। रिमेनिंग लाइफ ऑन डेट ऑफ सेल इज 5 साल। आपस के रिसीवेबल पेएबल आ रहे हैं, एक कह रहा है मैंने 19 लेने हैं और दूसरा कह रहा है मैंने 12 देने हैं। अब लेने देने में क्यों डिफरेंस आ रहा है? द डिफरेंस इज ड्यू टू गुड्स सेंट बाय पेरेंट बट येट नॉट रिसीव्ड बाय सब्सिडरी। आज कैश की वजह से डिफरेंस नहीं है, आज गुड्स की वजह से डिफरेंस है। एक बंदे ने चीज़ें भेज दी हैं लेकिन अगले तक अभी पहुंची नहीं, तो जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। और लॉन्ग टर्म लोन ग्रांट किया है हमारे साल के पहले दिन। कितना लॉन्ग टर्म लोन ग्रांट किया है? 30 का लॉन्ग टर्म लोन ग्रांट किया गया हमारे साल के पहले दिन। इट इज रीपेबल आफ्टर 5 ईयर्स, लोन 5 साल बाद वापस होना है। इसलिए अभी तक रिसीवेबल पेएबल बराबर है, क्योंकि हमारे साल अभी तक लोन के प्रिंसिपल की कोई किस्त पे नहीं हुई। 5 साल बाद लोन वापस होना है, हमारे साल लोन की कोई किस्त पे नहीं हो रही, इसलिए रिसीवेबल पेएबल बराबर है। होमवर्क का सवाल देख लो आप, कल वाले क्लास वर्क का भी देख लो, 31 जुलाई को जो पढ़ना है वो भी देख लो। इट इज रीपेबल आफ्टर 5 ईयर्स एंड कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, पेएबल ऑन यकम जनवरी एंड यकम जुलाई। इंटरेस्ट पे होता है यकम जनवरी को और यकम जुलाई को, तो इसका भी देख लेंगे इंटरेस्ट का क्या करना है। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ए 30 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ खाला जी के स्टैंडर्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिगर्स लिख के सवाल शुरू करें। पेरेंट भाई आप उठें, स्टैंड अप पीछे चले जाएं, इनको जगह दें।
एज ऑन 30/14। अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 200। ठीक है, बस कोई एक बोले और वॉल्यूम भी जरा लो रख के बोले। 460 और 200। इन्वेस्टमेंट सारी सब्सिडरी के अंदर ही है, तो इसलिए डायरेक्ट वर्किंग वन में ले जाएं। एडजस्टमेंट अकाउंट 340। लोन रिसीवेबल 30। पेरेंट कह रहे हैं मैंने 30 मिलियन का लोन लेना है। करंट एसेट्स गुडविल की जगह छोड़ देते हैं 595 और 400। ओके, वर्किंग 1 2 3 4 घर में किया करें तो उसकी हेडिंग पूरी लिखा करें। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग, सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। लेकिन टी अकाउंट के अंदर सीआरई एनसीआई लिखना एक्सेप्टेबल है, लेकिन टी अकाउंट की हेडिंग में एब्रीविएशन यूज करना छोड़ दें। अब शेयर कैपिटल 600 और 250। शुक्र है आज चर्बी से जान छूटी है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता मोटू से पतलू होते जा रहे हैं। 325 और 230। लेटेस्ट अटेम्प्ट में जो सवाल आया था IAS 12 का, वो आज 1:50 पर डिस्कस होगा, जिसमें हमारे टर्म टेस्ट में था वो क्वेश्चन नंबर 6, वो आज डिस्कस होगा। थोड़ी सी ज़रा डिटेल डिस्कशन है, शायद आधा घंटा उस पर लग जाए। 325 उसमें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस निकालना हम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे और उनका डिफरेंस। ये तो बिल्कुल आसान सी बात होगी। तो एक छोटी सी चीज़ और थी कि उससे DTE आएगा या DTE वाली खुशी आएगी, ये थोड़ा सा लिखना था। लेकिन कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस और इनका डिफरेंस लेके वो DTL बन रहा है या DTA बन रहा है, ये वाले हर एडजस्टमेंट में 70-80% मार्क्स आपको ले लेने चाहिए। बाकी हर एडजस्टमेंट के कोई 10-20% मार्क्स, उन पर थोड़ी सी डिस्कशन होगी। कीप वॉचिंग। सोल्यूशन में वर्किंग बनानी क्यों जरूरी थी, वही तो मैंने डिस्कशन करनी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन 200 और 30। इधर भी CRE NCI पूरा लिखा करें। अब वापस आ जाओ भाई, शुक्रिया आपने बात मानी, वापस आ जाओ। आगे करंट लाइबिलिटीज 300 और 90। 300 और 90। चलें यहां तक नोट कर लें। ₹200 इनाम देते हैं आज किसी को। किसी को मुस्कुराता हुआ देखें तो क्या पढ़ते हैं? इधर किसने बोला हाथ खड़ा कर दें जी, ये ₹200 नाम दे दें। चलें जी, पता करें। ऊपर दुआओं की किताब रखवाई भी है मेरे ख्याल से बुक शॉप पे, अब ऑनलाइन वाले कहेंगे हमारे पास नहीं रखवाई हुई। चलें जल्दी नोट करें। हाँ जी भाई, टर्म टेस्ट वाले क्वेश्चन में अच्छा बाद में बात करते हैं, इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। हाँ जी, वो अपलोड होगा, आपने बस डाउनलोड करना जाके और रख लेना फिर सेव करके फॉर फ्यूचर स्टडीज। ओके, फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। शुक्र है रेलिवेंट है, अदर नहीं है। AL एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन DL ऑन साल का पहला दिन। प्रॉफिट अर्न्ड बाय सब्सिडरी फॉर ईयर एंडेड 30/6/2014 was 85 मिलियन। इसका प्रॉफिट दिया हुआ है। DL पेड फाइनल डिविडेंड एट 10% फॉर द ईयर एंडेड 30/6/2013 इन आवर ईयर। लिखें इन हमारे साल में, कोई टेक्निकल चीजें नहीं है, इधर देखने थोड़ी। इन आवर ईयर हमारे साल में। तो बताएं हमारे साल यानी 14 के साल में कौन से साल का फाइनल डिविडेंड दिया जाता है? 13 के साल का। व्हाटएवर द वर्किंग में बी, वर्किंग की हेडिंग जो मर्जी दे दें। वर्किंग नंबर 4 तो बुक हुई भी है। वर्किंग नंबर 8
नहीं, ये जी वर्किंग नंबर 6 है हमारी। वर्किंग नंबर 6 हम आज इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं। वर्किंग 6 हुआ करेगी सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम। सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम, जैसे मैंने आपको भी बना के दिखाया। क्या सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनी होगी? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग। जब ये सारी चीजें बनी होंगी तो उसमें एक कॉलम होगा रिटेन्ड अर्निंग का। शेयर कैपिटल का कॉलम नहीं, शेयर प्रीमियम का कॉलम नहीं, सिर्फ किसका कॉलम? अच्छा, इसका फॉर्मेट बड़ा आसान सा है। ओपनिंग यकम जुलाई 13 माइनस फाइनल डिविडेंड 30 जून 13 के साल का। फाइनल डिविडेंड किस साल का? 30 जून 13 के साल का। हम तो यकम जुलाई 13 का साल नया शुरू हो चुका है हमारा। प्लस पैट हमारे साल का 2014 हमारे साल का इज इक्वल, इंटरिम है ही नहीं, मैं क्या करूं? क्लोजिंग 30 जून 14। अब इट डजंट मीन कि यहां पर क्लोजिंग की बैलेंसिंग आया करेगा, वो सवाल का डेटा बताएगा क्या बैलेंसिंग आया करेगा। तो लिख लें, समटाइम्स प्री आरई मिसिंग होगी, कभी कभी प्री आरई मिसिंग होगी, तो उसके लिए हम वर्किंग 6 कर लिया करेंगे। कभी कभी ये सवाल के ऊपर लिखें ताकि किताब में हर नए सवाल में जो नया चीज सीखी है वो बताओ। कभी कभी प्री आरई मिसिंग होगी तो उसके लिए हम वर्किंग 6 कर लिया करेंगे। ओके, मुझे एक चीज बताएं, डिविडेंड कैसे निकलता है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि डिविडेंड प्रॉफिट की परसेंटेज होती है। प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं होती। असल में शेयर होल्डर के एंगल से सोचें, वो ऐसे सोचते हैं कि ये पैसा अगर मैं बैंक में रखवाता इस पे इतना इंटरेस्ट मिल सकता था, लेकिन मैंने ये कंपनी में रखवाया पैसा, सरमाया, कैपिटल, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो मुझे कंपनी कितना दे रही है। तो लिखें डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल पे लगाएंगे या प्रॉफिट पर? शेयर कैपिटल। डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल पे लगाएंगे। लेटेस्ट जो बैलेंस होगा उसका, असल में हमारे सिलेबस में ना सब्सिडरी का शेयर कैपिटल का बैलेंस बदलना नहीं है, क्योंकि नए आ गए ये तो पता नहीं कंसोलिडेशन ही पूरी हिल जाएगी। तो बस शेयर कैपिटल का जो बैलेंस नजर आ रहा होगा ट्राई करते हैं आप जी। वर्किंग 6 हमने इंट्रोड्यूस कराई है, प्री आरई मिसिंग थी। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं चीजें, ये देखिएगा। बोलें, एस आर ई एट 30 जून 14 इज 230। कहां लिखूं? क्लोजिंग 230। सबर। एएल एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन डीएल साल का पहला दिन, तो मुझे इस दिन की आ रही चाहिए। प्रॉफिट अर्न्ड फॉर द ईयर 30 जून 14 इज 85। ड्यूरिंग 14 हमारे साल का प्रॉफिट 85। डीएल पेड फाइनल डिविडेंड एट 10, ये हम फौरन लाइन लगा लिया करेंगे 10% की यहां, ताकि कभी भूले ना। 10% ऑफ 250। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं जरा खुला खुला करके यहां नोट कर देता हूं। 250 का 10%, कितना? 25। तो बिल्कुल रिलैक्स हो, सादा सादा चीज चल रही है। आप बैलेंसिंग निकालेंगे 170। जब कोई चीज मेहनत से मिलती है तो फिर उसकी कदर होती है। आज प्री आरई की कदर हमारे दिल में पैदा हो गई। पहले ऐसे ही पड़ी होती थी कहीं अदर इंफॉर्मेशन में, आज बड़ी मेहनत से मिली है ये हमें। तो इसलिए विरासत में जो माल मिलता है अक्सर बच्चे उसको उड़ा देते हैं। तो प्री आरई बैलेंसिंग जी
नहीं, कैपिटल तो सब्सिडरी का साल हर साल सेम ही रहेगा कंसोलिडेशन में। सब्सिडरी का कैपिटल हम शायद कभी ना बदलें, वो तो फिर पता नहीं नए ओनर आ जाएंगे, फिर तो परसेंटेज ही सवाल की हिल जानी है। परसेंटेज सवाल में भी 80% चल रहा है, और अगर कोई नए ओनर आ गए तो फिर तो वो परसेंटेज पता नहीं क्या क्या कहानी बनेगी। तो इसलिए सब्सिडरी का शेयर कैपिटल तो साल हर साल से 250 मिलियन है, इसी साल भी 250 मिलियन है। ओके, सो ये नोट करके मिटा भी सकता हूँ मैं अब, क्योंकि कुछ भी नहीं करना था, एक टिश्यू पेपर की तरह इसको फेंक दें, इसमें बस ये 170 उठाना था। ठीक है, जाएं, 170 उठाना था, 170। अल्लाहु अकबर। सब पे खामोशी छाई हुई थी। सर ने पूछा बच्चों को क्या हुआ है, उन्होंने कहा आज प्री आरी भी निकालनी पड़ी। अगर 2-3 साल पहले हम सब्सिडरी को खरीदेंगे तो 3 साल के प्रॉफिट और 3 साल के डिविडेंड देगा हमें। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड। ओके, सो आप उठे, स्टैंड अप। यार ये जगह बना दो डिफॉल्टर्स के लिए। उठे, स्टैंड अप। जी जी जी, यस यू, wearing blue shirt, having black hair, having 2 eyes. AL values NCI at acquisition date at its, which was only 60 million. आप उठे, आप ही पीछे जाएं प्लीज, सबका टाइम जाएगा यहाँ। एस के शेयर की प्राइस कितनी है बाजार में? वैसे ये भी निकल सकता है उल्टा चल के। एस के ये 60 मिलियन हम कैसे निकाला करते थे वैसे? 0.5 मिलियन शेयर्स इमरान खान के हैं। टोटल शेयर्स कितने हैं? 250। 2.5 में से इमरान खान के मल्टीप्लाई करते थे शेयर प्राइस से, तो ₹60 मिलियन आ जाता था। ये तो मैंने ऐसे ही बताया, कभी कभी सब्सिडरी के शेयर की बाजार में कीमत गिवन होती है, तो फिर हम इमरान खान के शेयर्स को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एनसीआई की फेयर वैल्यू निकल आती है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है हमें एनसीआई की फेयर वैल्यू गिवन थी और एनसीआई की क्वांटिटी गिवन थी, तो हमने जरा ऐसे ही चेक किया, इसे कहते हैं शोखा। गिवन है नहीं, मैं शोखियां मार रहा हूं, मारे भी शोखियां। चेक कर लें जरा एस की मार्केट शेयर, छोड़ने पर इसको एनसीआई की फेयर वैल्यू बताएं। बस अब वर्किंग वन ना लिखें क्योंकि ये फिगर वर्कआउट नहीं की, अब हम एडजस्टमेंट अकाउंट आइंदा लिख लिया करेंगे। 60 आ जाए दोनों वापस, जज़ाकल्लाह। रशीद की तरफ बॉल पॉइंट करके, अगर आज तू मर गया तो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल है। मैं वैसे ही अपने आप से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा। रशीद की तरफ बॉल पॉइंट करके पूछें जरा, पूछे जरा रशीद की तरफ बॉल पॉइंट करके, अगर आज तू चला गया क्या जवाब आया? अच्छा जी, आगे चलें। और 31 मार्च 2014 हमारा साल खत्म होने से, होगी बातें, चलें सीए करें। और 31 मार्च 2014 हमारा साल खत्म होने से 3 महीने पहले पेरेंट ने सब्सिडरी को इक्विपमेंट बेचा एज डिटेल्ड बिलो। कितना गेन लॉस आया? 15 का। कौन बोला? 15 का। वो तो सीधी सीधी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे हाथ से पकड़ा करें जो। अच्छा जी, तो बुक वैल्यू 10, सेल प्राइस 25, डिस्पोजल अकाउंट बना के देखें, डिस्पोजल अकाउंट बना के देख लेते हैं। चलें जी, अब वर्किंग नंबर हम करने लगे हैं 8, क्योंकि ये कोई हमारी सेट पैटर्न वाली वर्किंग नहीं है, तो वर्किंग 8 करने लगे हैं। मेरे जूते की नोक को इसने अपने जूते की नोक मारी है, इसका नाम है अकरम खान। ये कौन सा इलाका है? पारा चनार से ये जूते की नोक मारने आए हैं। डिस्पोजल अकाउंट, कॉस्ट बोले 40, अकमुलेटेड एप्रिसिएशन 30। तो किताबों में इसकी बुक वैल्यू क्या थी? 10 वाली चीज हमने कितने में बेच दी? 25 में। तो क्या आ गया? 15 का
किसने किसको सेल बाय पी टू, पेरेंट ने सब्सिडरी को क्या बेचा, इक्विपमेंट बेचा। बस मुझे ये बता दें कि सेल किसने किया, पी ने। स्टॉक या फिक्स एसेट, किसने बेचा, किसने गेन रिकॉर्ड किया, पी ने। कौन गेन रिवर्स करेगा, पी। लेकिन गेन को हम किया करेंगे नेट ऑफ डेप्रीसिएशन। ग्रॉस गेन कितना है, 15। ग्रॉस गेन बस आपने उठाना है। ग्रॉस गेन इस 15 का गेन आया किसको, पी को। 15 का गेन आया। accumulated depreciation not from date of acquisition of subsidiary till balance sheet date but from date of sale of asset till consolidation date। तो सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ या गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, तो गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। व्हाट इज गेन, इज इट सरप्लस जो साल के शुरू में है, इट इज गेन 15 डिवाइडेड बाय इनटू, उसी तरह फ्रॉम द डेट ऑफ सेल टिल बैलेंस शीट डेट। चलें जाने दें, खैर 14.2 सीआरई डेबिट और पीपी क्रेडिट। चलें नोट करें आप, फिर मैं दोनों की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आपको लॉजिक्स बताता हूं। नोट करें, फिर मैं दोनों की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आपको लॉजिक बताता हूं। बस ये पेपर में ये करना है। नोट करें, फिर मैं दोनों की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लॉजिक बताता हूं। नोट करें, फिर मैं दोनों की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लॉजिक बताता हूं। रशीद किनक बोतल पई है, पिनक दुला ले गया। ओके, ये नोट करें, फिर मैं लॉजिक बताता हूं। अच्छा जी, चलो बाद में नोट कर लेना। ई की किताबों में डिस्पोजल की एंट्री बताएं। एसेट, अच्छा ये कंसोलिडेशन की ब्यूटी है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्रीज हो चुकी होती हैं, अनलेस के सवाल बताए कि नहीं हुई। अच्छा, कैश कितना आया, गेन 15। सब्सिडरी की किताबों में एंट्री बताएं जिसने एसेट खरीदा है। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, बस एसेट डेबिट, एक्सेलेंट 25 से। तो ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्रीज हो चुकी हैं। स्टैंडर्ड को दो चीजों पे एतराज है, इसने आपस का गेन रिकॉर्ड किया और सब्सिडरी ने 10 वाला एसेट 25 पे रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि ये 10 का एसेट था। घर के एंगल से भाईजान, घर के एंगल से, ग्रुप के एंगल से, ओवरऑल ग्रुप के एंगल से ये एसेट किताबों में कितने का था। अगर पी और एस दोनों एक समझे जाएं थोड़ी देर के लिए, तो ये एसेट की डिस्पोजल नहीं होनी चाहिए थी। अगर डिस्पोजल ना होती तो ना पहला बंदा गेन रिकॉर्ड करता, ना दूसरा बंदा प्राइस इंक्रीज करके एसेट रिकॉर्ड करता। बेचने वाले ने तुन के गेन रिकॉर्ड किया लुट मचा के, बेचने वाले ने 15 का गेन रिकॉर्ड किया, खरीदने वाले ने भी फिर तुन के प्राइस रिकॉर्ड किया। हालांकि ये एसेट बुक्स में कितने का है, कोई बता सकते हैं? ये एसेट वैसे किताबों में कितने का है? 10 का है किताबों में। तो 10 का पड़ा रहना चाहिए था किताबों में,
अनलकीली इस डील की वजह से ये एसेट कितने का ज्यादा इन्फ्लेट होकर रिकॉर्ड हो गया? तो व्हाट इज द प्राइस इन बुक्स इफ एसेट इज नॉट सोल्ड? व्हाट इज द प्राइस एट विच इट इज रिकॉर्डेड? 25। 10 की बजाय 25 पे रिकॉर्ड किया। तो अब मुझे 25 पे एतराज नहीं है, मुझे 25 के अंदर पड़े हुए 15 पे एतराज है। अब इसको उल्टाने की एंट्री बनेगी, एज्यूमिंग कि देयर इज नो डेप्रिसिएशन। ट्राई करें एंट्री, पी की किताबों से गेन उड़ाएं, हिम्मत करें, पी की किताबों से गेन उड़ाएं। सीआरई डेबिट, एस की किताबों से एसेट की प्राइस को 25 से 10 पे लाएं, 25 से 10 पे लाएं, तो बेचने वाले ने क्या रिकॉर्ड किया? गेन। खरीदने वाले ने एसेट को महंगा रिकॉर्ड किया। तो इफ आई अज्यूम देयर इज नथिंग अबाउट डेप्रिसिएशन एंड दिस डील वाज एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ ईयर, अगर ये डील साल के एंड पे एग्जीक्यूट हो तो दोनों को ये एंट्रीज कर चुके हैं इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयर इज नो एरर। वो जो पहली क्लास में 2 रजिस्टर मैंने अलग अलग पकड़े थे, देयर इज नो एरर इन दीज एंट्रीज। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही की हैं। बट फ्रॉम द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन you should not have recorded the gain. Sure, you should not have recorded the gain. If the price of asset is 10, you should have shown it at 10. But who are you to show it at 25? Okay, I मांग माफी। बीवी ने कहा मुझे माफी दे दो, मुझे माफ करो, खुदा के लिए मुझे माफ करो। बीवी ने कहा खुदा के लिए मुझे माफ करो, मैं 15 से एसेट को कम कर देती हूं। तो ये एसेट को कम कराएंगे, शोहर को जूते मार के गेन कम करवाएंगे, और बीवी को प्यार से मार के एसेट कम कराएंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन का ये मसला होगा कि एक्स्ट्रा प्राइस पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेगा। अब जब ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन की बारी आएगी तो ये छिक के रखेगा 25 को डेप्रिशिएट करेगा। जब ये डेप्रिसिएशन की बारी आएगी तो ये डेप्रिशिएट करेगा 25 को। करना किसे चाहिए डेप्रिशिएट? 25 को डेप्रिशिएट करना चाहिए या 10 को? और डेप्रिशिएट क्या हो गया? 25 में से 15 की डेप्रिसिएशन पे हमें एतराज है, तो 15 पर डेप्रिसिएशन शायद मैंने निकाली है, 15 पर डेप्रिसिएशन निकाली है। कितने अरसे से बेचारी सब्सिडरी 25 को डेप्रिशिएट कर रही है? 3 महीने से। 3 महीने से बेचारी सब्सिडरी 25 को डेप्रिशिएट कर रही है। हालांकि इसे करना चाहिए था 10 को डेप्रिशिएट अगर डिस्पोजल ना होती। कितनी प्राइस को ज्यादा डेप्रिशिएट कर रही है? 15 को। तो वो जो 15 की डेप्रिसिएशन है ये हमने उल्टाने की कोशिश की है। ये एक सवाल इन्होंने ओपन कर दिया है जो मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता था। ये कहीं कंसोलिडेशन के एंड पे इस सवाल को लिया जाता है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ इस सवाल को भी समझाने की। 2-3 मिनट हमारे लग जाएंगे, लेकिन इस सवाल को भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई का पहले मैं आपको सवाल बताऊंगा, फिर मैं आपको सर का जवाब बताऊंगा इसके ऊपर क्या आता है। तो ये लिख लें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पता नहीं अब आप घर जाके 15 रुपये को एंट्री का हिस्सा ना समझ लें, मुझे बस ये डर लग रहा है ये नोट करवाते हुए। 15 रुपये एंट्री का हिस्सा नहीं है, 25 एंट्री का हिस्सा है, 15 इसमें मसला है। जैसे डेटर क्रेडिटर में कल मसला था ना, तो 15 इसमें मसला है और 15 इसमें मसला है। तो इस 15 को हमने उल्टाना है। डेप्रिसिएशन की भी डिस्कशन कर लेते हैं। पहले 15 को तो उल्टवा देना, 15 पे तो एग्री कर दें, फिर आगे चलते हैं। पहले पिछला नोट करना है। बिल्कुल, ये तो पेपर में करना नहीं आपने, इसके साथ तो हम लिखेंगे एम ई सर ने नोट करवाया था लॉजिक के दीवानों के लिए। जो लॉजिक के दीवाने नहीं है उनको तो हम आज बता देंगे जाते हुए, डिस्पोजल अकाउंट ना लिया करो फारक सा, उससे गेन निकाल लिया करो बस। लॉजिक के दीवानों के लिए ये है जी। H2O लेके आए हैं अलॉन्ग विद NaCl एंड लेमन और विदाउट NaCl एंड लेमन। लेकिन इस तरह की बातें ना किया करें लोगों के घरों में जाके। मैं साल दे रहा हूँ इसी बात। शुक्रिया भैया। लास्ट टाइम तो बिस्किट भी रखे थे आपने सवा, तो सर लास्ट टाइम तो समोसे के साथ चटनी भी थी। पूर्वकार बंदा नहीं ऐसी बातें करता। पूर्वकार, हाँ जी। ओके, बेचने वाले ने क्या रिकॉर्ड किया? गेन। और खरीदने वाले ने महंगा एसेट रिकॉर्ड किया। तो गेन को कैसे उल्टाएं? पीआरई किधर पड़ी होती है? पीआरई, पी की आरई किधर पड़ी होती है? सीआरई में। तो सीआरई डेबिट और एसेट भी महंगा रिकॉर्ड हो गया, एसेट क्रेडिट।
तो ये जो सादा सी एंट्री है ये याद रख लें, गेन रिवर्सल की, सीआरए डेबिट, पीपी क्रेडिट, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन करनी है आपने। बाकी डेप्रिसिएशन की डिस्कशन अब हम रिज्यूम करते हैं, ये पहले नोट कर लें। यही एम ही नहीं किया, ये सोच के किया मैंने। डेप्रिसिएशन वो डिस्कशन करते हैं, मैं डेप्रिसिएशन की डिस्कशन करते हैं, डेप्रिसिएशन की डिस्कशन करते हैं। असल में भाई के साथ हुआ ये था कि रिक्शे वाले ने लेफ्ट मुड़ना था, वो मुड़ा नहीं था। अब ये बार बार कह रहे हैं लेफ्ट मुड़े मुड़े मुड़े। आज हाइब्रिड वाले साथ वाले के सर पे हाथ रखें, जरा दूर है थोड़ा सा बैठा हुआ, आज दूर से करके ना उसके सर पे हाथ रखें, 3 दफा प्यार दें। कोई कमाल काम करे, पिछली रो वाले के सर पे हाथ रखे, पिछली रो वाले के सर पे हाथ रखे, कर दें भाई। ये 2 बंदों को 50 रुपए देने हैं अब्दुल्ला। एक चेक वाली शर्ट ने बात मानी है और एक थर्ड लास्ट रो वाले ने बात मानी है और किसी ने बात नहीं मानी। इन दोनों को 50 रुपए नाम देना। अरे मैं भी रख लेता हूं। ओके भाई, कल क्लास से पहले आके ले लेना वरना कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। अब ये डेप्रिसिएशन की डिस्कशन तो बड़ी सिंपल सी है। ये एसेट सेल कब हुआ? 31 मार्च को। कितने महीनों से सब्सिडरी 25 को डेप्रिशिएट कर रही है? अप्रैल, मई, जून। तो 3 महीने तो यहां से निकाला करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट टिल कंसोलिडेशन डेट। 3 महीनों से कौन क्या कर रहा है? सब्सिडरी 15 को डेप्रिशिएट ज्यादा कर रही है, 25 को डेप्रिशिएट कर रही है, वो तो बात ठीक है आपकी। सब्सिडरी 15 को ज्यादा डेप्रिशिएट कर रही है, यानी 15 की ज्यादा प्राइस को डेप्रिशिएट कर रही है। तो उस डेप्रिसिएशन को हमने उल्टाना है, उस डेप्रिसिएशन को हमने उल्टाना है, और ये एंट्री हम नेट करके कर दिया करेंगे। अब एक आर्ग्यूमेंट है जो आईकैप भी करता था, तकरीबन 5 साल पहले तक आईकैप की किताब में और फॉरेन ऑथर्स की किताब में इस तरह सॉल्यूशन दिया होता था। वो लोग ये एंट्री नहीं करते थे, वो कहते थे कि पेरेंट की किताबों में गेन उल्टाओ। अच्छा, दूसरा फैक्ट ना सोचा करें, वो अगर सीआरई डेबिट हो गया तो पीपी क्रेडिट, पर गेन उल्टाना डेबिट, गेन उल्टाना पता है आपको डेबिट होता है। अच्छा, और डेप्रिसिएशन सब्सिडरी की किताबों में है, इसलिए कुछ लोगों के जहन में एक वाइल्ड थॉट आती है कि इसकी एंट्री हम किससे रूट कराएं? सॉरी, डेबिट करनी है क्रेडिट करनी है, उस बहस में भी मैं नहीं पढ़ा। तो दूसरा इफेक्ट एसेट पे जाएगा, दूसरा इफेक्ट, लेकिन वो डेबिट है क्रेडिट है उस चक्कर में मैं नहीं पढ़ा, कि वो मैंने आपको समझाना नहीं फिलहाल। तो कुछ लोगों की ये राय थी कि एक की किताबों में क्या उल्टाएं, एक की किताबों में उल्टाएं। असल में ये एंट्री ये हो रही है, ये एंट्री ये हो रही है, अदर इनकम डेबिट पीपी क्रेडिट, और एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम करें, क्योंकि ज्यादा रिकॉर्ड हो चुकी है। एसेट कम कर दिया तो अब डेप्रिसिएशन भी कम करें, डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब जाहिर बात है अकल अगर लगाएं तो थोड़ा सा लग रहा है कि ये सीआरई टाइप चीज है, और ये तो ये सवाल आप पूछना चाह रहे थे, तो ये एक सवाल जहन में आता है। तकरीबन आज से 5 साल पहले सारे लोग, सारे टीचर, सब कुछ तकरीबन इसी तरह कराया करते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आजकल बात थोड़ी सी आपको दिखने में लॉजिकल लग रही है, लेकिन आसान हो गई है। अलग अलग नहीं सोचना, ओवरऑल सोचना है। बेचने वाला कौन है? पेरेंट। अच्छा, असल में अब थोड़ा सा जमाना बदल गया है और बड़े डिफरेंट तरीके से लोगों ने सोचा है। उन्होंने कहा है कि पेरेंट ने गेन रियलाइज किया था 15 का, पेरेंट ने गेन कमाया था 15 का, आपस का गेन। सब्सिडरी ने 3 महीने मशीन चलाई, मशीन चलाकर उससे यूनिट्स बनाए, यूनिट्स बनाकर आउटसाइड वर्ल्ड को चीजें बेची। तो जब यूनिट्स बना के आउटसाइड वर्ल्ड को चीजें बेची तो अल्लाह का शुक्र है अब पेरेंट के लिए शुरू में अनरियलाइज गेन था 15, उसमें से 3 महीने का गेन रियलाइज हो गया, तो स्टिल अनरियलाइज गेन पड़ा 14.2। सिर्फ उसको उल्टा दो, क्योंकि शायद वो लोग ये समझ रहे हैं कि इट वॉज टोटल गेन, इट इज नॉट डेप्रिसिएशन। लोग कहते हैं ये डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन किताबों में इसका नाम डेप्रिसिएशन ही रखा हुआ है। तो ये असल में पेरेंट ने बेचा सब्सिडरी को इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बेचना आपस की डील है, लेकिन सब्सिडरी ने 3 महीने उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके इक्विपमेंट को आगे नहीं बेचा जैसे स्टॉक को बेचते थे, बल्कि उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके आगे चीजें बेची। तो वो जो चीजों का बेचना आउटसाइड वर्ल्ड के है, तो वो इनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया कि आउटसाइड वर्ल्ड से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो डेट इज स्टैंडर्ड समझ रहे कि शायद इट वॉज सोल्ड स्टॉक, इट वॉज सोल्ड स्टॉक, सोल्ड स्टॉक में से आगे इतना फर्दर उस सोल्ड में से इतना सोल्ड हो गया, तो डेट इज लाइक अनसोल्ड। तो अनसोल्ड को सिर्फ आप इधर रूट करा दें बजाय के इन चक्रों में पड़े। तो कुछ चीजें बेची, उनको बेच के सब्सिडरी ने भी आगे चीजें बेच ली, तो शायद ये गेन रियलाइज हो गया है। तो
तो बाकी गेन को अभी तक क्या रखें, ये भी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इस डिस्कशन में जाने की जरूरत है। कंक्लूड द थिंग्स फॉर एवर, पहले क्या प्रिपेयर करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट, फिर क्या आ जाया करेगा, गेन या लॉस। थिंग इज वेरी सिंपल। अब लॉजिक के साथ याद रखेंगे तो परेशानी में रहेंगे, लॉजिक याद रखनी होती तो मैं जरूर कहीं आपको लिखवाता और बताता कि इस तरीके से याद रखें, ये नहीं याद रखनी। बेचा किसने, पेरेंट ने, किसको, पहले डिस्पोजल का अकाउंट बनाए, बना लिया। डिस्पोजल के अकाउंट से इस टॉपिक की ब्यूटी देखिएगा, ये टॉपिक कभी एक्विजिशन डेट पे बीवी और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करता है, कभी एसेट बिकने पे बीवी और कैश प्राइस को कंपेयर करते हैं। एक ही बात है, एक्विजिशन डेट में हम बीवी को कंपेयर करते थे मार्केट वैल्यू से, और अगर एसेट बिक रहा है तो हम बीवी को कंपेयर कर रहे हैं कैसे, एक ही बात है। उधर एसेट बिकता नहीं था, इधर एसेट बिक गया, बस बीवी और कैश को कंपेयर करें। उधर सरप्लस से खेलते थे सिर्फ, इधर भी सिर्फ गेन से खेलेंगे, दोनों जगह 15 आया है। इधर डिस्पोजल अकाउंट को फारिग कर देंगे, बस फारिग, आपस का गेन निकाल लेंगे और खेलना बस गेन से है। गेन जो निकल आया, गेन को इधर करें, गेन आया तो गेन में से ये वाली फिगर हमेशा आपने माइनस करनी है। ये वाली फिगर माइनस करके जो जवाब आया, इसे कहेंगे टोटल गेन, इसे कहेंगे रियलाइज्ड गेन। ये कौन सा गेन, अनरियलाइज्ड। अभी इतनी मशीन इस्तेमाल करनी है इसने 4 साल 9 महीने इसने और इस्तेमाल करनी है, तो इंशाल्लाह 5वें साल के एंड पे ये जीरो हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे साल सिर्फ कितना गेन उल्टा दें, पूरा 15 या 14.2, 14.2। तो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कर लिया करेंगे। बस हल्की सी एक एंट्री आप मुझे करवा दें, मेरा ईयर एंड है 30 जून 19, एक मिसाल दे रहा हूं, ईयर एंड है 30 जून 19। एस सोल्ड फिक्स्ड एसेट टू पी ऑन 1 जनवरी 18 एट अ गेन ऑफ, मैं डायरेक्ट गेन ही निकाल रहा हूं, एट अ गेन ऑफ 30, रिमेनिंग लाइफ इज 12 साल। चले जी, कैलकुलेटर पे फिगर्स बस निकाल के मुझे एंट्री बता दें। डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। सीआरई वालों के लिए ना एक एक चपेट मंगवाए उधर से, वो ऐसे हाथ से नहीं बने होते, प्लास्टिक लगा होता है और आगे ऐसे हाथ हाथ घूम रहे होते हैं, वो वाली चपेट इनके लिए मंगवाएं। स्टेप 1, प्रिपेयर disposal account. What is gain? It is given. It is given. Step 2, what is gross gain? 30 less, हमेशा लेस करनी है, लेस accumulated depreciation। गेन से खेलना है या सरप्लस से, गेन से, जैसे उधर सरप्लस से खेलते थे। इस गेन को कितने सालों में आपने खत्म करना है, 12 सालों में। 6/12 नहीं, 1.5, 1.5 साल हो गया है। What is the date of sale? What is the date of sale? And what is consolidation date? इसको आप 6/12 ना करते, 3/12, इसको 0.25 भी किया जा सकता है। 3/12 ना करें, 0.25 कर दें। अब तो अल्लाह का शुक्र है वो अकामुलेटेड टाइप चीज आ गई है, 1 साल से भी ज्यादा है। कितने अरसे से बोंगा किसी और तरीके से डेप्रिशिएट कर रहा है, कितने अरसे से बोंगा किसी और तरीके से डेप्रिशिएट कर रहा है, 1.5 साल हो गए हैं किसी और तरीके से डेप्रिशिएट करते हुए। मल्टीप्लाइड बाय 1.5 साल डिवाइडेड बाय 3 सेलर का नाम कोई बता दें। सब्सिडरी ने बेचा तो गेन किसने रिकॉर्ड किया, चलें नोट कर लें भाई, यही करना है पेपर में, यही करना है। तो करना क्या भाई, है ही ये। एक तो गेन रिकॉर्ड हो गया, दूसरा गेन के बाद डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड हो रही है। कितने लोगों ने इसी तरह सोचा था हाइब्रिड में, जरा हाथ खड़े करें। वेल डन। ऊपर वाला भी दिखा देता हूं जी। हाँ जी, एसआरई वो ऑटोमेटिकली दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा। एसआरई तो सीआरई एनसीए दोनों में चली जाती है आखिर में। सब्सिडरी का गेन है ना, तो सब्सिडरी के 2 ओनर हैं। मेरा यही मशवरा होता है। वैसे कंसोलिडेशन में बहुत आसान है कंसोलिडेशन,
प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें और जिस चीज़ की जितनी लॉजिक बताए उतना सोचें, उससे आगे सोचेंगे तो फिर टाइम भी ज़ाया होगा और कंक्लूजन भी कोई नहीं निकलेगा। और पेपर में सोचना तो है भी नहीं इन चीज़ों पे ऐसे, क्योंकि पेट एडजस्टमेंट्स आती हैं, स्टॉक बेचने की आ जाती है, फिक्स्ड एसेट बेचने की आ जाती है, रिवैल्यूएशन की आ जाती है, गुडविल की इंपेयरमेंट की आ जाती है, और कल डिविडेंड की एक एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे। तो तकरीबन 10-12 एडजस्टमेंट्स हैं जो बस आती हैं, और मार तो अंग्रेजी की मारते हैं। फाइनल अकाउंट की तरह नहीं है कि 100 एडजस्टमेंट्स का उसके पास सेट है, 10 एडजस्टमेंट एक दफ़ा डाल दी, 10 अगली दफ़ा डाल दी। हर दफ़ा कहते हैं फाइनल अकाउंट का सवाल सर आपने कुछ और कराया था, पेपर में कुछ और आया। वो तो इसी तरह होता है, फाइनल अकाउंट में करवाते कुछ हो रहे हैं, आता कुछ हो रहा है। फाइनल अकाउंट में तो 300 एडजस्टमेंट्स आई कैप टेस्ट कर ले, कौन पूछने वाला है। इस बार फाइनल अकाउंट का सवाल थ्योरी का आया था, रट्टे वाला। अच्छा जी, बुध को दोपहर को आप लोगों ने निकलना है यहाँ से, लाहौर वालों ने अपने घर चले जाना है और आउट स्टेशन वालों ने अपने घर चले जाना है। अगर आप ज़्यादा दूर रहते हैं, उस दिन की बस नहीं मिलेगी, तो 4-4 घंटे का सफ़र करके मुख्तलिफ शहरों से सीटें लेते हुए आप लोगों ने इस तरह अपने टूर को प्लान करना है। और आप लोगों ने घर जाके बताना है कि जैसे ट्रांजिट फ़्लाइट होती है, लोग पहले दुबई जाते हैं, फिर फ़लाँ जगह जाते हैं, फिर कहीं जाके कनाडा पहुँचते हैं। तो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले फ़लाँ शहर में मेरा ट्रांजिट था, 1 घंटे का ट्रांजिट मैंने शेखुपुरा में किया, फिर 2 घंटे का ट्रांजिट मेरा गुजरांवाला था, फिर ट्रांजिट करते और आखिर में मेरी फ़्लाइट यहाँ लैंड की। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जैसे ही आपने जाना है अस्सलाम वालेकुम जप्पी शप्पी डाल के अपने कमरे में चले जाना है। वो आपकी चादर, आपका बेड उदास पड़ा होगा आपके बगैर, चले जाना है। किताबें खोल के, मुझे बोल लेने दो, किताबें खोल के आपने पढ़ना शुरू कर देना है। अगले दिन सुबह बकरे के सर पे हाथ फेरने और उसको अस्सलाम वालेकुम कह के बाय बाय कर देना है। उसके बाद दोपहर तक इंशाल्लाह बोनलेस मंगवाना है, वरना टाइम लगेगा खाने में। बोनलेस मंगवाना है आपने और बोनलेस को खाना है, ठीक है। और अगले दिन फिर आपने खाना है, फिर अगले दिन पैक करवा के आप लोगों ने वापस निकल आना है। तो ये एक यादगार आपका टूर रहेगा, जिसमें पढ़ते पढ़ाते खेलते खिलाते आप जो है वो सारी पढ़ाई भी कर लेंगे और यहाँ पे वापस भी आ जाएंगे। ये आपने स्टोरी अपने बच्चों को सुनानी है, पोतों को सुनानी है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत डाले, पड़पोतों को सुनानी है। लक्कड़ पोतों तक शायद आप जा चुके हों, तो पड़पोतों को आपने सुना देनी है ये स्टोरी। डेट विल बी अ यादगार स्टोरी। संडे को इंशाल्लाह क्लास 8:30 बजे से लेके 1:15 बजे तक होगी। 8:30 बजे से लेके 1:15 बजे तक होगी। अच्छा जी, अच्छा जी, एंट्री बताएं क्या बनी थी। बस ऐसे ही अगर किसी का दिल चाहे तो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन में कराऊं, इधर थोड़ा सा छोटा सा करके लिख ले, अदर इनकम डेबिट। अदर इनकम डेबिट आपस का गेन डेबिट हो रहा है, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन अदर इनकम लिख लें छोटा सा करके। मैंने इतना छोटा लिखा कि आपको नजर भी ना आए। अदर इनकम लिख लें इधर, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह उसके तो भी कोई डिस्कशन करेंगे। तो इनकम कम हो रही है जी, एसआरई में भी, एसआरई डेबिट, पीपी क्रेडिट। अच्छा जी, चलें जी, इस सारे को छोड़ें, बस ये एंट्री आप बता दें क्या है। भाई आप उठें, किताब पकड़ें और खड़े हो जाएं। कल आप ही की तस्वीर भेजी है और अभी आप साथ वाले से बात कर रहे थे, यही तो बातें मना की हैं। अच्छा जी, रिवर्सल ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई, जगह निकाल के जरा लिखें, रिवर्सल ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई। लेकिन पेपर में जरूरी नहीं ये लिखना, पेपर में पीपीई भी लिख देंगे काफी होगा। गेन उलट रहा है, गेन नेट ऑफ डेप्रिसिएशन उल्टाया करना है। 14.2 और वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा। सीआरई डेबिट, सर पीपी में से माइनस क्यों कर रहे हैं भाईजान, उसने 15 की प्राइस ज्यादा रिकॉर्ड की हुई है, तो 15 नेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 15 से इन्फ्लेट किया हुआ उस बेचारे ने सब। तो सीआरई डेबिट, पीपीई क्रेडिट। सो इट वाज अ वेरी सिंपल एडजस्टमेंट। उधर सरप्लस से खेल लें, इधर गेन से खेल लें जी। मैं कल से ना एसी इधर लगवा देंगे, करो काम। आपके सर के पास हम लगाएंगे, आपका सर ठंडा जाएगा सर्दी से। पार्ट 2 बनाना है, पार्ट 2 बनाना है, बनाओ बनाओ।